आप देखेंगे जो अंडरलाइन हो रखा है, द लेसर मतलब ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी इज डिजायरस टू फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ आईटी इंडस्ट्री एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज इन ग्रेटर नोएडा in the private joint venture sector, IT industries and IT enabled services। जनरल टॉपिक में आईटी आईटीएस क्या है? आईटी से हम बस ये समझते हैं कि आईटी कंपनीज जो अपनी सर्विसेज देती हैं, जो बेसिकली उनका काम होता है कंप्यूटर से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड, वेबसाइट डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सारी चीजें जो है वो आईटी कंपनी के अंडर में आती हैं। धीरे धीरे हमें पता चला कि इन सब के क्या लूप होल्स हैं, कैसे कैसे इनसे बचना है, क्योंकि हमें तो स्टूडियोज दिए गए थे। अब स्टूडियोज का क्या मतलब होता है? अब सेम चीज अर्थ आइकॉनिक की लीज डीड पे पड़ी है। लीज डीड भी आपके साथ आई थिंक शेयर की गई है शुरू में भी। इसमें भी सेम चीज लिखी हुई है। अगर मैं इसमें जूम करके दिखाऊंगा आपको, अब इसमें लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट ऑफ आईटी आईटीएस इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट। अब ये थोड़ा सा और डिटेल में आता है। ये कहता है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना ही है, साथ में उसके रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट करना है। इंस्टीट्यूशन मतलब स्कूल, कॉलेज या मेडिकल सर्विसेज हो गई। ये है सर हमारे प्लॉट का टोटल एरिया। हम लोगों ने डिटेल्स निकाली। हम लोग हमेशा शुरू से कहते थे जी आधा अंचल का है, आधा हमारा है। पूरा 75 एकड़ है जी, आधा अंचल का है, आधा हमारा है। हम लोग यही डिटेल्स लेके मल्टीपल डेवलपर्स के पास गए। डेवलपर्स की तरफ से ना आया, हाँ आया, फिर कैलकुलेशंस हुई, नेगोशिएशंस हुए, फिर पता चला आप तो 37.5 एकड़ बताते हो, 37.5 एकड़ तो है ही नहीं। उनका एरिया कम हुआ, उन्होंने कहा ये एरिया कटेगा, कैसे होगा? तब जाके ये लीज डीड वाला अगर हम निकाल के देखें तो एक्चुअल में ये 37.5 एकड़ नहीं है, ये लगभग 32.5 एकड़ है। और अगर इसमें से अगर आप ग्रीन एरिया जो काट दो जहां पे अथॉरिटी बनाने नहीं देती है, तो केवल 27 एकड़ रह जाता है। तो ये 37 एकड़ नहीं है, ये 27 एकड़ है। जिसके बाद काफी सारी हमारी जो नेगोशिएशंस थी वो फेल हुई, क्योंकि हमें 37.5 एकड़ पता था, सारे डॉक्यूमेंट्स पे 37.5 रखा हुआ है, लेकिन ये कैलकुलेशन कोई नहीं पता था। तो ये आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि पूरी मेहनत के साथ जब हम किसी एक स्टेज पे पहुंचते हैं और फेल होते हैं, तो वो फेलियर किस वजह से होता है? ज्यादातर बार इस वजह से हुआ कि प्लॉट एरिया हमारा 37.5 का भी था ही नहीं, एक्चुअल में वो 27 एकड़ ही था। आईटी आईटीएस क्या है? अब ये मैंने थोड़ा सा डाला था, मैंने कहा शायद कुछ हेल्प मिले। आईटी मींस यूज ऑफ कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क्स, अदर टेक्नोलॉजी। और इनेबल्ड का मतलब है कि भाई इसके साथ में जो फंक्शंस और प्रोसेस एसेंशियली यूजिंग टेक्नोलॉजी टू इंप्रूव और इनेबल द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। तो बेसिकली सर्विस सेक्टर के लिए, एक आईटी सर्विस सेक्टर के लिए ये प्लॉट जो है वो डेवलपमेंट के लिए दिया गया। अब एग्जांपल्स इसमें लिखे हुए हैं, कॉल सेंटर हो गया, बिजनेस बीपीओ हो गया, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग हो गई, रिमोट सर्विसेज हो गई। अब हमारे एरिया में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है यमुना एक्सप्रेसवे पे? एसेंट के सर्किट आईटी कंपनी है बहुत बड़ी, ओरियन प्रो, तोशी ऑटोमेटिक, और ये जो है ये 4000 करोड़ जो है वो स्टैब्लिश कर रहे हैं जेवर एयरपोर्ट के पास। इन्होंने 120 एकड़ जो है वो लिया है जेवर एयरपोर्ट के पास, और इसे ये आईटी में डेवलप कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है वो क्रिएट हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो एक्सपेंड हो रहा है, और वो इंडिया डेवलपमेंट सेंटर को 6.5 लाख स्क्वायर फीट का डाटा सेंटर प्रोजेक्ट ला रहा है। 1800 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, जिसमें 3000 नौकरियां होंगी। एक योटा करके एक कंपनी है जो कि हीरानंदानी ग्रुप की सब्सिडरी है, वो भी डेवलप कर रही है 3 लाख स्क्वायर फीट ग्रेटर नोएडा में, सेम एरिया में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो बन रहा है। ईडा जो यमुना अथॉरिटी है वो 100 एकड़ का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो ला रही है, जिसमें इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो जैसे लोग आएंगे। 100 एकड़ का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जस्ट सिमिलर टू ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का टेक जोन। सो वी आर पार्ट ऑफ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, और ये डेवलप कर रहे हैं यमुना अथॉरिटी का टेक्नोलॉजी पार्क।
तो हम जो है हम कहीं पीछे नहीं है। यमुना अथॉरिटी ने अभी प्रपोज किया है, ग्रेटर नोएडा ने बहुत पहले प्रपोज कर दिया था 2006-2008 के आसपास। अर्ली मूवर्स में वीवो आ गया है हमारी। आप देखेंगे लैंड पे जब आप लोग विजिट करते हैं तो पीछे ओप्पो वीवो का पूरा एक क्वेश्चन भी आया था, मैंने बताया था, पूरी बिल्डिंग उन्होंने ले रखी है, सारे के सारे फोन्स वहां असेंबल होते हैं और वहीं से ऑल ओवर इंडिया डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। वो आईटी कंपनी का काम है, मंगाते हैं चाइना से, वहां असेंबल करते हैं और फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ में फिर देते हैं, वो सप्लाई होती है वहां से। फ्यूचर ग्रोथ क्या है सर इसकी? आपके कैमरा जरा फिक्स कर दीजिए, गेम पे आप पूरा तो ब्लॉक किए हुए हैं। पोटेंशियल राइवल टू एस्टेब्लिश टेक हब्स लाइक गुड़गांव, बैंगलोर, हैदराबाद। साइज का सर लास्ट लाइन है, ये कहीं से लिया हुआ है, गूगल से सर्च मार के लिया हुआ है, आप भी गूगल सर्च मार के देख सकते हैं, आईटी डेवलपमेंट ऑन यमुना एक्सप्रेसवे, तो उसमें ही से लिया हुआ है, जनरल है, ऐसा कुछ बहुत कोई रिसर्च नहीं है। यमुना एक्सप्रेसवे रीजन जो है वो आईटी हब बनने जा रहा है कंपनीज के लिए, और वो एक गुड़गांव, बैंगलोर और हैदराबाद की तरह एक आईटी हब बन के डेवलप होने जा रहा है। खासतौर पर वो एरिया जो जेवर एयरपोर्ट के पास है, जैसा कि हमारा है। हमारा एरिया थोड़ा सा बेटर इसलिए है क्योंकि वो ग्रेटर नोएडा की तरफ है, परी चौक जो है वो दिल्ली की तरफ आता है। दूसरा जो एरिया है वहां पे ऑलरेडी ओप्पो वीवो जैसे लोग जो है काम कर रहे हैं, वहां पे डेवलपमेंट होगा। और सबसे मेजर बात जो है, जो मैं बताऊं, जो सबको पता भी है, कि ये प्लॉट हमारा यमुना एक्सप्रेसवे से जस्ट बगल में फ्रंट यमुना एक्सप्रेसवे की है, इसलिए वहां से जो किसी भी बड़ी कंपनी की जो विजिबिलिटी होती है वो किसी और प्लॉट से, जैसे ओप्पो वीवो का प्रोजेक्ट आपको दिखाई नहीं देता है नॉर्मली एक्सप्रेसवे से, लेकिन हमारा प्लॉट एकदम फ्रंट पे होने की वजह से उसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। अब मैं आता हूं कोलैबोरेशन प्रपोजल पे, जो कि मेन पार्ट है इसका। कोलैबोरेशन प्रपोजल जो है, बेसिकली कोलैबोरेशन इसको इसलिए कहा जा रहा है कि स्प्लेंडर इज नॉट टेकिंग एनी ओनरशिप इन अर्थ। वो सारी की सारी जो नेगोशिएशंस हुई हैं वो इसी बेसिस पे हुई हैं कि अर्थ कंपनी केवल और केवल बायर्स के कंट्रोल में रहेगी, ताकि हम लैंड होल्डर रहेंगे। आप, अगर मैं ये बात उनके सामने नहीं बोलना चाहता था, अगर आप कहीं पर भी कोई गड़बड़ी करो, हम आपको रिमूव करके किसी और को ला सकें। इसीलिए ये कोलैबोरेशन है, ये कोई पार्टनरशिप नहीं है, ये कोई ओनरशिप ट्रांसफर नहीं है। इस बात पे बहुत सारे बिल्डर्स से झगड़ा हुआ, वो चाहते थे कि जी हम आपका सपोर्ट करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन कंपनी के सारे शेयर्स हम अपने पास रखेंगे और सारी कंपनी हम मैनेज करेंगे, आप बस पीछे बैठ के तमाशा देखना। फ्रॉम द डे वन। तो इस बात पे बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स से बहस हो गई कि जी इसके आगे हम नहीं जा सकते। मैं नाम बताऊंगा आपको, धीरे धीरे सारे लोगों को बताऊंगा। ये क्या प्रपोजल है, ये क्या बताता है आपको? अच्छा, मिक्सन ने अभी रिसेंटली अप्रूवल लिया है आईटी पार्क में बिजनेस स्टूडियोज का, जो कि आज की डेट में लेटेस्ट मार्केट में चल रहा है। बिजनेस स्टूडियो, आईटी, आईटीएस इनेबल्ड जो सर्विसेज हैं उसके साथ में बिजनेस स्टूडियो। तो हमने बिजनेस स्टूडियो की ही बात करी है, उसकी वजह कि इस प्लॉट पे अगर कहीं पे सबसे जल्दी काम हो सकता है तो वो हो सकता है आईटी में, और आईटी बिजनेस स्टूडियो जो है वो 3 साल में बन के रेडी हो सकते हैं। इसीलिए आईटी बिजनेस स्टूडियो का प्रपोजल है ये। टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी आएगी? हम जो 70-30 का प्रपोजल है वो ये है कि कुछ भी वहां पे जो कुछ भी बनेगा उसका 30% हमारे पास रहेगा और 30% हमारे पास सारा का सारा आईटी एरिया में रहेगा, क्योंकि उसके डेवलपमेंट में 3 साल लगने वाले हैं। बाकी 70% जो है वो बिल्डर जो है अपना आराम से बनाता रहेगा, उसे 6 साल लगे, 8 साल लगे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम 30% एरिया अपना पहले कवर कर लेंगे और हम उसी हिसाब से अपना सारा लोगों में बांट के उसको लीज आउट करके अपनी इनकम स्टार्ट कर लेंगे। बिल्डर धीरे धीरे बनाता रहेगा, पार्शियल सीसी ओसी जो होता है वो ले लेगा और उसके बाद हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। तो 3 साल का टाइम लिया हुआ है। अब हमारे कैलकुलेशंस अप्रोक्सीमेटली रहती है, तो इसलिए हमने ये माना है कि वहां पे 15 लाख स्क्वायर फीट जो है वो 30% के एरिया में आता है। अब 15 लाख स्क्वायर फीट में से, जैसे हमारा जो प्रपोजल था जिसमें हमने यूनिट का साइज बड़ा करने की बात करी है, उसके बाद मोटा मोटा सारा 10 लाख स्क्वायर फीट जो है वो कंज्यूम हो जाता है। उसके बाद 5 लाख स्क्वायर फीट बचता है। मैं उस पर डिटेल में अभी बताऊंगा।
15 लाख स्क्वायर फीट बनाने की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो आएगी वो मोटा मोटा आती है 4500 रुपए पर स्क्वायर फीट। अभी कोई रिसेंटली तो नहीं कहना चाहिए, 6-7 साल से एक नई टेक्नोलॉजी आई है कोई कंस्ट्रक्शन में, माई वन टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं। मैं कंस्ट्रक्शन का बिल्कुल नहीं हूँ, मुझसे लीगल का जो क्वेश्चन पूछना है पूछ लो आप, लेकिन कंस्ट्रक्शन रिलेटेड मुझे ज्यादा आइडिया नहीं होता। बट उस टेक्नोलॉजी में ये लोग बोलते हैं कि कंस्ट्रक्शन फास्ट होता है और सीपेज वगैरह वाली और स्ट्रेंथ वाली जो इश्यूज हैं वो नहीं आते हैं, क्योंकि उसमें पूरे के पूरे फ्लोर जो है वो एक साथ डलते हैं, उनका पूरा का पूरा काम एक साथ होता है। तो जितने लोग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं वो मेरे ख्याल से ज्यादा समझ पाएंगे उस चीज को कि उसमें फास्ट डेवलपमेंट होता है और स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट होता है। अब उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर काम स्टार्ट होता है तो मोटा मोटा मैनेज करने के साथ में 4500 रुपए के आसपास की कॉस्ट आती है। हो सकता है इससे नीचे हो सकता है इससे थोड़ी सी बड़ी हो, लेकिन इससे ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं हो सकती। 4500 रुपए भी हो सकता है हमने ज्यादा ली हो, हम हो सकता है कम में बिल्डर का काम चल जाए। हमारा वो बिल्कुल भी एरिया नहीं है, क्योंकि हमें उस पर 1 भी रुपया खर्च नहीं करना है। हमें तो बस ये देखना है कि भाई माई वन टेक्नोलॉजी से बना रहे हो आप, ओके वेरी गुड, आपकी जो भी कॉस्ट आ रही है आप बताओ, आप बना के हमें कितनी जल्दी दोगे, हमारा बस एक क्वेश्चन। तो अगर हम 4500 रुपए के हिसाब से लेते हैं तो टोटल हमें जो एरिया प्रॉमिस किया गया है इस एग्रीमेंट के तहत उसकी कॉस्ट आती है 675 करोड़ रुपए। यानी सारे बायर्स का अगर हम एरिया मिला दें तो 675 करोड़ रुपीस। शुरू में होता क्या था कि भाई मेरा इन्वेस्टमेंट है 30 लाख रुपए का, किसी का मेरे से ज्यादा 50 का है, 70 लाख का है, कोई बहुत बड़ा मिलता था वो 1 करोड़ का मिलता था, तो हम उसके आगे ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे कि सर आपको तो बहुत इन्वेस्टमेंट है। थोड़े टाइम बाद पता चला कि हम ज्यादा सिक्योर थे, क्योंकि हमारा तो 30 ही था, 1 करोड़ वाला ज्यादा हो रहा था कि मैंने तो पूरी जमा पूंजी लगा दी। तो फेज सबका सेम था, स्टेज सबकी सेम थी, लेकिन फिर जब धीरे धीरे, वही मैंने कहा कि क्योंकि सीए बैकग्राउंड से हूं तो फिगर्स पे काम किया हुआ है, बैलेंस शीट्स पे काम किया हुआ है, तो वो केवल काम किया हुआ है, पेपर्स में किया हुआ है। तो पेपर वर्क कंप्लीट करके अगर हम पेपर वर्क की बात करें तो ऑन पेपर हमारी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है वो आती है 675 करोड़ रुपए। 675 करोड़ रुपए हमें नहीं देना है। दिस इज डायरेक्ट बेनिफिट फॉर ऑल ऑफ अस। अगर आज हम बनाने जाएं तो 675 करोड़ की कॉस्ट आएगी उस प्रोडक्ट को बनाने में, पूरे को नहीं, केवल 30% एरिया को बनाने में। पूरे को बनाने की अगर देखोगे तो 1000 करोड़ पहुंच जाएगी कॉस्ट। तो 675 करोड़ रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट, पहली बात। अब मैं अगर उस एरिया की जो हमें मिल रहा है, जो हमें फ्री में मिलता है, अगर उसकी मार्केट वैल्यू आज की डेट में बात करूं तो हम मान के चलते हैं कि 6000 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आईटी की यूनिट मिल जाती है। 6000 को और कम कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन 4500 रुपए से तो नीचे नहीं आएगी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से नीचे नहीं आएगी। तो 1500 रुपए केवल एक एडिशनल लिया है, 6000 रुपए पर स्क्वायर फीट। हमारे 30% की आज की मार्केट वैल्यू जो है वो 900 करोड़ रुपए की आती है। जो की पॉइंट्स में आपके साथ सर्कुलेट किया गया है कि बिल्डर हमें 900 करोड़ रुपए का बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट दे रहा है। क्यों? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो सेपरेट चीज हो गई, हम तो कंस्ट्रक्शन करने जा नहीं रहे थे, लेकिन हमें जब चीज मिलेगी तो वो तो मार्केट वैल्यू पे मिलेगी। तो हमें जो बेनिफिट मिलेगा वो तो मार्केट वैल्यू का बेनिफिट मिलेगा, हमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से क्या लेना देना। तो हमारा बेनिफिट होगा यहाँ पे 900 करोड़ का। और अगर हम इसको, जो यूनिट वाले लोग हैं, यूनिट के लिए जाते हैं तो एक्सपेक्टेड जो हमारी ग्रोथ होगी, एक्सपेक्टेड ग्रोथ ऑलमोस्ट हम मान के चलते हैं कि 8000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक ये यूनिट जा सकती है। 8000 रुपए हो सकता है ना जाए, मैं बहुत बड़ी फिगर बोल रहा हूं, लेकिन 6000 रुपए तो जाएगी। मैं बहुत ज्यादा, बहुत चीजें बढ़ा के नहीं बोल रहा हूं, मैं फिर भी कम करके चलता हूं। मैं कह रहा हूं चलो ठीक है कम मिलेगा, मैं कम को 900 करोड़ रुपए मानता हूं, आज बोलता हूं कि हाँ 900 करोड़ रुपए तो मिलेगा मिलेगा। लेकिन अगर और अच्छा हो गया तो 8000 रुपए तक तो गारंटीड जाएगी ही जाएगी। अब 8000 रुपए से अगर निकालोगे तो 1120 करोड़ रुपए, फिर तो आप 8000 कर लो, 10,000 कर लो, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। इसीलिए हमारा सजेशन है यूनिट होल्ड करना। फिर भी हमने रखा है कि कोई सीनियर सिटीजन या किसी को कोई दिक्कत है, मेडिकल इमरजेंसीज है, फाइनेंशियली नहीं है कैपेबल, आपसे इसमें पैसा नहीं मांगा जा रहा है। कंस्ट्रक्शन आपने दिया था कि आपको यूनिट मिले, कैश अर्थ वाले पचा गए, कहाँ है पता नहीं, लेकिन अगर आप यूनिट लेते हो तो कम से कम वो पैसा तो आप बचा पाओगे।
वो पैसा बचाने की उम्मीद जो है वो बस यहीं से हो सकती है कि अगर आप यूनिट लो, यूनिट लेते ही वो भी पैसा सिक्योर हो गया और एडिशनल बेनिफिट जो है वो भी हो गया। मैं आता हूँ अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। स्प्लेंडर की प्रोफाइल ऑलमोस्ट सबने प्रोफाइल लगा के भेजा था स्कीम में, तो प्रोफाइल ऑलमोस्ट सबको क्लियर है। 20 साल का एक्सपीरियंस है मोटा मोटा, 40 वो बोलते हैं लेकिन 20 इसलिए क्योंकि उनका सबसे पुराना प्रोडक्ट 20 साल पुराना है। जसोला पे है दिल्ली में, स्प्लेंडर फोरम नाम से, काफी पुराना, मेरे ख्याल से 18-20 साल ही हो गए उसको वहाँ पे। ज्यादातर काम आईटी में ही किया हुआ है, कमर्शियल भी किया हुआ है, रेजिडेंशियल थोड़ा कम किया हुआ है। इसलिए हमने उनको प्रेफर किया कि आप आईटी के एक्सपर्ट हो, आप आईटी बना के दोगे और आईटी अच्छा बना के दोगे। हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में भी है, 2 होटल भी हैं इनके, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कहने के लिए उत्तर प्रदेश है, लेकिन नोएडा में इन्होंने अभी रिसेंटली अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, वो भी जो है वो 2027-28 बोलते हैं कि कंप्लीट कर लेंगे। लगभग 32 लाख स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस डिलीवर किया हुआ है और 35 लाख स्क्वायर फीट ऑनगोइंग है। और अमृतसर में एरो सिटी यही डेवलप कर रहे हैं 150 एकड़ की। तो ये इनकी प्रोफाइल है ब्रीफ में, ये इनके प्रोजेक्ट्स हैं। ये आपका सबसे पुराना प्रोजेक्ट है स्प्लेंडर फोरम। काफी सारे लोग जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं उन्होंने 100% इस प्रोजेक्ट को देखा होगा। जसोला पे मेन रोड पे ये प्रोजेक्ट है। इसमें भी एक एक्सटेंशन आ रहा है और 1 लाख स्क्वायर फीट का एक्सटेंशन आ रहा है। ये नीचे गुड़गांव का प्रोजेक्ट है स्प्लेंडर टेट टावर और स्प्लेंडर स्पेक्ट्रम 1। ये दोनों को अगर मिला लोगे तो 4.5 लाख ये हो गया, 20 लाख स्क्वायर फीट ये हो गया। नेक्स्ट आप देखोगे तो ये गुड़गांव का एक और प्रोजेक्ट है इनका स्प्लेंडर साइबर पार्क, और एक न्यू प्रोजेक्ट है जो अंडर डेवलपमेंट है इपिटोम करके। और ये ओनिक्स जो है वो नोएडा में प्रोजेक्ट है जो कि अभी चल रहा है, उसमें भी 20 लाख स्क्वायर फीट अंडर डेवलपमेंट है और 150 एकड़ का मिक्स डेवलपमेंट अमृतसर में जो एरो सिटी बना रहे हैं। ये इनका गुड़गांव में एक कमर्शियल है 62 एवेन्यू नाम से, जो कि डिलीवर्ड, ये ऑनगोइंग है, और स्प्लेंडर ग्रांड ऑनगोइंग है। और देहरादून में एक एड्रेस 1 करके कमर्शियल है जो कि डिलीवर्ड है। और ये 2 होटल हैं इनके, एक धनौल्टी में है, एक मसूरी में है। अभी तक यह प्रोफाइल हमें मिली है इनकी वेबसाइट से और प्रोफाइल से, तो ये हम लोगों ने आपके लिए। अब हमारा प्रपोजल, हमने लोगों को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी। कैटेगरी ए क्लेमेंट्स जो कि यूनिट के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनको यूनिट डिलीवर हो, उनके लिए नो एडिशनल कॉस्ट कंस्ट्रक्शन, जैसा कि बताया कि 0 रुपीज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। अब 520 स्क्वायर फीट वाले को 720 स्क्वायर फीट मिलेगा, 200 स्क्वायर फीट एडिशनल मिलेगा। 810 स्क्वायर फीट वाले को 1000 स्क्वायर फीट मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली लिखा हुआ है। एडिशनल एरिया 200 स्क्वायर फीट जो है वो डाला है ताकि आपका इंटरेस्ट का पोर्शन इस तरह से यूनिट के साइज के अकॉर्डिंग रिकवर हो सके। इसको इंटरेस्ट का पोर्शन आप मानिए, क्योंकि यहाँ पे कैश नहीं मिल रहा है आपको, यहाँ पे क्लेम नहीं मिल रहा है आपको। तो जिसको यूनिट मिल रही है उसको एरिया ज्यादा मिल रहा है, जिसको जो क्लेम जो है अपना वापस लेना चाहता है वो इंटरेस्ट के साथ पैसा लेके वापस जाएगा, और जो यूनिट लेके जाएगा वो एडिशनल यूनिट स्क्वायर फीट लेके जाएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस जो है रखा गया है। ओरिजिनल क्लेमेंट जो है उनको यूटीसीए के शेयर्स दिए जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, ताकि ये कंपनी का मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ताकि आप डायरेक्टली ओनर बन जाएं। जिस कंपनी ने आपके लिए ये प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, रिवाइवल प्लान लेकर आए हैं, उस कंपनी के आप सारे लोग ओनर बन जाएं। हमारा टारगेट, हम एक सूत्रधार हैं, हम चले एक रास्ते पे, एक रास्ता दिख गया, अब आपके लिए हम लोग, आप शेयर होल्डर्स हैं, आप मालिक हैं इस कंपनी के, आपका राइट बनता है, उस राइट को क्रिएट करने के लिए आपको ये शेयर्स दिए जा रहे हैं। और प्रॉफिट जो है वो जैसा बिजनेस ऑपरेशंस में नॉर्मली होता है, जैसे कोई भी कंपनी बांटती है वैसे ही प्रॉफिट्स आप में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैटेगरी बी क्लेमेंट्स जो है, जिन्होंने रिफंड के लिए ऑप्ट करना है, जो इंस्टेंटली जाना चाहते हैं, उनको 100% एडमिटेड क्लेम अमाउंट विद इन 90 डेज इन 2 इंस्टॉलमेंट लिखा हुआ है। इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि सिंगल बार में दे दें। पेपर है, पेपर पे साइन करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है, इसलिए ये लिखा हुआ है। कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हो जाए। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, आपका जितना भी एडमिटेड क्लेम है लिक्विडेशन के पीरियड में, आप लेके तुरंत जा सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। ये टोटल आपका डिसीजन है, इसमें हमारा कोई डिसीजन नहीं है। हम केवल प्रपोज कर सकते हैं कि आप यूनिट रखें, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा फायदा होगा। अगर फिर भी
हर एक की अपनी अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, हर एक की अपनी अपनी सिचुएशंस है। लाइफ में बहुत सारी चीजें हमने देखी, बहुत सारे लोगों का फेस चेंज हो गया इन 10-15 साल में। आप जैसे चाहें वैसे अपना डिसीजन ले सकते हैं, आपको लॉस नहीं होने देंगे, एकमात्र प्रॉमिस है, तो लॉस नहीं होगा। अब ये मैं वो बात कर रहा था कि एज शेयर होल्डर इसमें रिफंड वालों का कोई ऑप्शन नहीं है, केवल उनका जो यूनिट लेंगे। तो एज शेयर होल्डर अगर मैं आपको इस कंपनी का फ्यूचर बताऊं कि हमारा फ्यूचर एक्सपेंशन का क्या प्लान है, हम किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये उसका प्लान है मोटा मोटा। आज की डेट में अगर देखा जाए तो 35 रुपए पर स्क्वायर फीट पर मंथ के हिसाब से, आई थिंक अंकुर ठीक है, मिनिमम। तो इस रेट पे आज ऑफिस मिलते हैं, आपको जितने स्क्वायर फीट चाहिए आप उनसे मल्टीप्लाई करके 35 रुपीज पर मंथ जो है वो ले सकते हो, जो भी कमर्शियल आपके जो IT ऑफिस होते हैं, ऑफिस स्पेस। तो अगर मैं बात करूं कि किसी के पास 1000 स्क्वायर फीट है, जो एडिशनल एरिया जोड़ के अप्रोक्सीमेटली है, इसके एकदम लिटरली मत लेना, 1000 स्क्वायर फीट वाले को जो उसका खुद का एरिया है, जो कि एडिशनल इंटरेस्ट के साथ मिला है, जो खुद का एरिया है, अभी मैं एडिशनल एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, खुद के एरिया से उसको लगभग 35,000 रुपए पर मंथ आना स्टार्ट होगा डिलीवरी के बाद से, जैसे ही यूनिट लीज आउट होती है। लीज आउट के लिए ऑलरेडी स्प्लेंडर से बात हो रखी है, ऑलरेडी इनके काफी सारे कनेक्शन है, और क्योंकि IT हमारा सबसे पहले बनेगा तो सबसे पहले हमारा ही लीज पे उठेगा, तो वो हमें हमेशा बेनिफिट मिलने वाला है। 800 वाले को मोटा मोटा 800 मतलब जिसका 520 का था उसको बढ़ा के 800 कर दिया। 800 स्क्वायर फीट वाले को 28,000 रुपए पर मंथ मिलेगा। अभी फ्यूचर है, मैं आज की बात कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट रिवाइवल की बात मेरी कंप्लीट हो चुकी है, मैं मान के चलता हूँ प्रोजेक्ट रिवाइव हो गया, उसके बाद डिलीवरी भी होगी, डिलीवरी के बाद आपका क्या सिनेरियो है, ये आगे का प्लान है। अब एक्सपेक्टेड लीज रेंट टिल डिलीवरी ऑफ प्रोजेक्ट, अगर हम ये मान के चलें कि हमारे प्रोजेक्ट को बनने में 3 साल लगेगा, यानी 2025 में अगर 35 रुपए रेट है और 25 से 3 साल 28 या 29 लग गया, 29 तक एक्सपेक्टेड है कि जिस तरीके के डेवलपमेंट आ रहे हैं, जो मैंने सब लोगों को बताया कि माइक्रोसॉफ्ट डाटा सेंटर ला रहा है, अभी गूगल का भी सुनने में आ रहा है कि गूगल भी डाटा सेंटर ला रहा है, इतने सारे जॉब्स होंगे, तो वहां का मार्केट ग्रो करेगा। और जैसा कि फिर से बताया, यमुना अथॉरिटी जो है वो अपना IT हब लॉन्च कर रही है, IT साइबर पार्क लॉन्च कर रही है, जैसे DLF ने वहां पे किया था आपके गुड़गांव में, वैसे ही ये IT पार्क है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का। ये है यमुना एक्सप्रेस वे पे, लेकिन पड़ता ग्रेटर नोएडा के पास है, तो ग्रेटर नोएडा के पास अपना इकलौता IT हब जो है वो टेक जोन ही है, और यमुना अथॉरिटी अभी उसको डेवलप कर रही है, अभी उन्होंने डेवलप नहीं किया है। तो जो अर्ली आना चाहते हैं, जो कंपनी जल्दी आना चाहती हैं, वो कहाँ जाएंगी, वो जाएंगी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के टेक जोन में, जो कि डेवलप्ड होगा, और इसीलिए एक्सपेक्टेड है कि वहां पे जो लीज रेंट होगा वो 60 रुपए पर स्क्वायर फीट एटलीस्ट हो जाएगा मिनिमम। ये 3 से 4 साल के आगे की बात कर रहा हूँ मैं आपको। उस टाइम पे आपको मिलेगा 60,000 रुपए पर मंथ। मैं करंट को अगर मैं डिलीट कर दूं, करंट तो अभी हमारे पास है ही नहीं, हम उसकी बिना बात करते हैं, लेकिन हम उससे अपने प्रोजेक्ट की, अपनी यूनिट की वैल्यू निकालें कि हमारी यूनिट की वैल्यू क्या है। अगर हम मान के चले तो वहां तो गड्ढा भी नहीं, गड्ढा ही खुदा हुआ है बस, और तो कुछ है नहीं, तो उसकी तो हम कोई वैल्यू निकाल नहीं सकते। लेकिन अगर वहां पे अर्थ वाले ने बिल्डिंग बना दी होती तो हमें आज की डेट में ये रेंट मिल रहा होता। ये क्लियर है, इसलिए आज तक का रेंट 35,000 रुपए होता, 28,000 रुपए होता। बड़ी यूनिट के साथ बता रहा हूँ, कम होता क्योंकि कम यूनिट्स हैं। एक्सपेक्टेड हमें है कि जो बिगर यूनिट्स के साथ लोग हैं उनको 60,000 रुपए, और छोटे वाली यूनिट के साथ हैं उनको 48,000 रुपए मिलेगा। ये एक्सपेक्टेड है, थोड़ा बहुत कम हो सकता है, 60 की जगह मैं कह रहा हूँ हो सकता है 50 हो जाए, हो सकता है 45 हो जाए। 35 तो अभी चल रहा है, तो 10 रुपए तो एटलीस्ट बढ़ेगा, 10 रुपए तो एटलीस्ट मान सकते हैं। बिल्कुल कम से कम की बात करेंगे, बहुत ज्यादा बढ़ाना नहीं है। मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग एकदम सुपर हो जाए कि अरे वाह हम तो लखपति होने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सपेक्टेशन पे ही सारी चीजें चलेंगी, और एक्सपेक्टेशन थी कि भाई कोई आएगा बनाएगा हमें प्रॉफिट होगा, हम उसी एक्सपेक्टेशन पे, उस होप पे, एक्सपेक्टेशन भी नहीं कहना चाहिए, होप कहना चाहिए। एक होप है जिसके भरोसे आदमी पूरी जिंदगी काट लेता है, तो ये प्रोजेक्ट हम उसी होप के जरिए काट रहे हैं। तो वो एक होप है कि हम आपको क्या प्रॉफिट दे सकते हैं, क्या एडिशनल बेनिफिट दे सकते हैं। अब एडिशनल यूनिट्स की मैंने बात करी,
आप लोगों को एरिया बढ़ा के जब हम देंगे तो मोटा मोटा जो हमें 15 लाख मिल रहा है उसमें से 10 लाख एग्जॉस्ट हो जाएगा। अब एडिशनल एरिया जो बचेगा यूटीसी के पास वो बचेगा 5 लाख स्क्वायर फीट। अगर 60 रुपए से निकालेंगे तो उसका मंथली रेवेन्यू आएगा 3 करोड़ रुपए। अब 3 करोड़ रुपए को भी अगर अब मैं बहुत ही हो सकता है कि जो फाइनेंस रिलेटेड है मैं मेरे दिल गवाही नहीं दे रहा ये बात बोलने के लिए, लेकिन मोटा मोटा समझाने के लिए अगर मैं ये बात करूं और इस 3 करोड़ रुपए को आपके एरिया के अकॉर्डिंग अगर बांट दिया जाए तो ये जो आपका 800 स्क्वायर फीट वाले हैं और 1000 स्क्वायर फीट वाले हैं दोनों का अगर आप नीचे कंपैरिजन देखेंगे तो आपको ये एडिशनल मिलेगा। एडिशनल एरिया से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है 48,000 रुपए और 60,000 रुपए। तो बहुत ज्यादा फिगर्स हैं, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई गई है इस स्कीम में। मैं कह रहा हूं मत मानो इस बात को, मेरी बात बिल्कुल मत मानो। इसका 50% तो लेके चलो, 50% तो कहीं नहीं गया इसका। मैं बिल्कुल नहीं कहता मेरी स्कीम बहुत सुपर आप लखपति करोड़पति अरबपति बन जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ये केवल एक होप है जो आपको मैं दे सकता हूं और जिसके जरिए पूरी स्कीम बनाई गई है, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रिवाइव किया जा रहा है। ये एक एक्सपेक्टेशन है, हो गया वेल एंड गुड, हो सकता है इससे ज्यादा हो जाए क्योंकि जिस तरीके की बातें अभी स्प्लेंडर से हो रही हैं हमारी, तो वो बहुत बड़े ब्रांड के साथ कोई टाई अप करने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स आने वाले हैं। हो सकता है वो सक्सेसफुल हो जाए, हो सकता है नहीं भी हो, तो भी इसका 50% तो हमारा कहीं नहीं गया। अब इसलिए नीचे नोट डाल दिया है क्योंकि फिर पेपर वाली बात आ जाती है। Above calculation is just for reference and broad understanding of scheme. Any final amount can be decided after deducting expenses. अब इसमें ये चीज इसलिए डाल दी कि फिक्स नहीं है जी, लीज रेंट भी जाएगा, मेंटेनेंस भी जाएगी, कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होंगी, वो इसमें से कटेगा। अब सारा कुछ काटने के बाद कितना खर्चा होगा? मोटा मोटा 10% खर्चा होगा इस रेंट पे, जितना भी होगा मैं मान के चलता हूँ 10% खर्चा होगा, तो 10% डिडक्ट कर लो और बहुत ज्यादा ही कुछ हो जाएगा तो 10% से 15% पहुंच जाएगा। इससे ज्यादा खर्चा नॉर्मली नहीं आता है। स्टेप्स टू फॉलो मैं बाद में बताऊंगा, एक बार मुझे याद दिला देना स्टेप्स के लिए। कुछ क्वेश्चन था शशांक, कभी पूछ ले बाद में पूछे। सर 2 मिनट दे दीजिए बस, पहले मैं ये आपको एक कंसेप्ट समझा दूं क्योंकि कंसेप्ट समझाना बहुत जरूरी है।